चलिए भैया शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। जिस प्रकार से कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला हाफ सी वी। मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देता हूँ पहले, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। मैग्नेटिक लिख दें क्या? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपको फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को याद करने के लिए बड़ा बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी याद करिए। कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर आपने डराइव किया था, उसी को आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हाफ वही रखिए। वहां पे कैपेसिटेंस होता है तो यहां पे इंडक्टेंस होता है। वहां पे काम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के होता है, यहां पे काम करंट फ्लो करा के होता है। हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका एक्सप्रेशन U बराबर हाफ LI स्क्वायर होता है। यही मैंने हेडिंग लिखवाई है आपको, ठीक है। हेडिंग क्या लिखवाई समझ गए आप? ठीक, हेडिंग है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। लिखिए, इफ L is the self inductance, if L is self inductance of the coil and I naught is the steady current, and I naught मतलब ये, अब ये बताते हैं I naught क्या है। I naught is the steady current, STEADY लिखेंगे। If L is the self inductance of the coil and I naught is the steady current flowing through it, comma then magnetic potential energy stored, comma then magnetic potential energy stored within the मतलब कॉइल के अंदर, within the magnetic field of the coil, within the magnetic field of the coil, within the magnetic field of the coil is given by ये लिख लीजिए UB is equal to हाफ LI नॉट का स्क्वायर। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल इंडक्टर। डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ magnetic potential energy stored in an ideal inductor. Magnetic potential energy stored in an ideal inductor, ठीक है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और देखा जाए तो इसकी शुरुआत मुझे बतानी नहीं चाहिए। हर बच्चे को इस बात का अंदाजा तो हमेशा से ही होता है कि किसी भी चीज में जो एनर्जी आती है वो किसी ना किसी बाहरी चीज के वर्क डन करने की वजह से आती है। अगर हम किसी चीज पे वर्क करते हैं तो वही हमारा वर्क उसमें एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। यही तरीका है, ठीक है। बॉल पड़ी थी, आपने लात मार दिया, आपने अल्टीमेटली वर्क किया तो बॉल चलने लगी। तो बॉल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वो किसकी वजह से आई? आपके वर्क करने की वजह से आई। तो आपने जो वर्क कर दिया बॉल के ऊपर वही क्या बन गया? बॉल की काइनेटिक एनर्जी। वही चीज यहाँ पे है कि आपने कॉइल में जो बैटरी या जो कुछ भी आपने लगाया था करंट को फ्लो कराने के लिए, तो उसने वर्क किया, काहे में वर्क किया? करंट को फ्लो कराने में वर्क करना पड़ा। ये कॉइल क्या करती है? अपोज करती है, हम करंट नहीं फ्लो करने देंगे। नहीं होता क्या? कॉइल मना करती है, हम करंट नहीं फ्लो होने देंगे। तो बैटरी को या तुमने जो कुछ भी लगाया उसको बेचारे को वर्क करना पड़ता है कि हम करंट फ्लो करवा ले जाए, ठीक है। अब तुम ही बैठे हो,
नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हम वर्क कर रहे हैं ना, तुम पढ़ लो, राइट? गलत तो नहीं है, वही चीज है, ठीक? तो कॉइल को चार्ज करने के लिए, कॉइल के थ्रू करंट को फ्लो कराने के लिए जो बैटरी लगाई गई थी या जो भी ईएमएफ सोर्स लगाया गया था उसने वर्क किया, वही वर्क उस कॉइल का क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। अब एक झटके से तो हो नहीं जाता, ये सब हौले हौले होता है। अभी तो बात स्टडी किया ही ना, कल भी हमने क्वेश्चन जब कराया था तो क्या कराया था? जस्ट स्विच ऑन और स्टडी करंट, है ना? यहाँ पे यानी यहाँ पे बात वेरिएशन की हो रही है, ठीक है? तो वर्क डन को ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखो, बात तो एक ही हुई, 0 से लेके कैपिटल W तक, कोई समस्या? क्लियर? अब DW का रास्ता कैसे निकलेगा? DW यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो लफड़ा आपके साथ हो सकता है, इसलिए हम वैसे भी कहते हैं डेरिवेशन जब भी किया जाता है तो 3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं: स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट। फिनिश हमको पता है कि ½ L I0² लाना है। स्टार्ट हमने आपको बता ही दिया अभी अभी, अब तुमको अगर पहले से नहीं आता था तो अब तुम्हें याद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ऑब्वियस बात है। जब जब तुमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया होगा, पहला लाइन यही लिखा जाता है, ठीक है? तो ये कोई बताने वाली बात नहीं थी वैसे। फिर अब मेन जो ट्विस्ट वाली बात है वो ये है कि नॉर्मली हम लोग V बराबर dW/dQ लगाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन यहां पे हम लोग नहीं लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे P बराबर dW/dt, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है? तो इंप्लाइज दैट dW इज इक्वल टू P dt हो जाएगा, तो इस वजह से U बराबर हमारा इंटीग्रेशन P dt। अब 0 से W नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? पहले W था वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है? टाइम है, तो 0 से T लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? या एक और ट्विस्ट, पावर का फॉर्मूला क्या रखोगे? P बराबर VI, VIP, VI इक्वल टू P, VIP फॉर्मूला होता है, ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग V की जगह क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं इस वक्त जो करंट चल रही है वो I है, स्मॉल I, क्योंकि करंट 0 से I0 तक जानी है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया स्टडी करंट, यानी जब जिस समय आपने करंट को शुरू किया था उस समय करंट 0 थी, फिर बाद में जब इंडक्टर में पूरी तरीके से करंट फ्लो होने लगा तो क्या हो गया? वो आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हम एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं आपको। dW/dt P होता है तो dW की जगह P dt रख दिया, T अब वेरिएबल है तो 0 से T तक का लिमिट हो गया, P की जगह पे VI होता है तो E इंटू I कर देंगे। कैपिटल I क्यों नहीं कर सकते मैंने बता दिया, क्योंकि अभी मामला चल रहा है ना? इसलिए U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P की जगह हो गया TI और ये हो गया dt। अभी भी T के साथ है मामला तो T तक रहने दो, ठीक? ओके, एक और ट्विस्ट है, E की जगह पे होता है LdI/dt, और E की जगह पे LdI/dt, मतलब इस जगह पे आपको क्या करना था? मॉड लेना था, ठीक है? साइन से में मतलब नहीं, हम बार बार बोल चुके हैं, ठीक है? तो मॉड ऑफ E इंटू आई, और मॉड ऑफ E की जगह, क्योंकि माइनस यहाँ पे होता है ना, अगर हम E इक्वल टू लिखे तो माइनस आ जाएगा, तो मॉड लगा दिया, ये उठा के यहाँ धर दिया, तो जैसे ही धर दिया तो U बराबर कितना हो गया? 0 से T छोड़ते हैं, मॉड ऑफ E की जगह LdI/dt, ये हो गया I dt, dt से dt। तो अब हमारे पास वेरिएबल कौन है? I, D के साथ वेरिएबल कौन है? 0 से लेके नहीं पल्ले पड़ा, पड़ गया?
तो अब L तो कांस्टेंट है, क्योंकि L जिन जिन बातों पर डिपेंड करता है उनमें से कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? मैंने ऐसा कुछ कहा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है, कुछ कहा मैंने? नहीं कहा। इसका मतलब L क्या है? कांस्टेंट है। जीरो से लेके मैक्सिमम स्टडी करंट I0, ये हो गया I और ये हो गया DI। कोई दिक्कत? I की पावर कितना है? इंटीग्रेशन तो कर ही लेते होगे। U बराबर L इंटीग्रेशन हो गया I स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके I0 तक, अपर लिमिट माइनस U बराबर L I0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो U बराबर हाफ L I0 इति सिद्धम है कि नहीं? कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ने चलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अगर क्लास 11 से बात करी जाए तो एनर्जी डेंसिटी क्लास 11 से पढ़ाया जा रहा है। एनर्जी डेंसिटी का हमेशा मतलब होता है जिस चीज में एनर्जी स्टोर्ड है, यानी उतनी जगह में एनर्जी स्टोर्ड है। भाई सिंपल सी बात है, मान लो कहते हैं कि एक कमरा है, कमरे में 1000 जूल एनर्जी है, ठीक है? कमरे में एनर्जी कितनी? 1000 जूल, ठीक है? और कमरे का वॉल्यूम कितना? 10 मीटर क्यूब। डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 100 जूल पर मीटर क्यूब। इसी को कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? अब बहुत छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। इस कमरे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कमरे में अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो क्या स्टोर होती? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन सी एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। समझो ना, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक? वो फील्ड इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम से डिवाइड किया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? तो एनर्जी डेंसिटी का फंडा बहुत पुराना है। पहले बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर इस कमरे में कोई एनर्जी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिक्लेयर होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर इस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे मुझे बताओ, मतलब आप खेलिए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? मैं आपसे पूछूं कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैं आपसे पूछूं सोलेनॉइड के अंदर कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक? तो कैपेसिटर में जो एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, अगर मैं उसको कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा? कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और अगर मैं सोलेनॉइड की एनर्जी में सोलेनॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। क्लियर हो गया? ठीक है? एकदम पानी की तरह साफ है, बस पानी भी साफ होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अब एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक वाली स्टोर्ड है और जितनी जगह में स्टोर्ड है, अगर उतने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो लिखिए, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कॉइल
द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कॉइल, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम of the coil, magnetic potential energy stored per unit volume of the coil is called magnetic potential energy density. Magnetic potential energy density. So according to definition, मैग्नेटिक पोटेंशियल डेंसिटी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है और इसमें किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम। किसके वॉल्यूम से? ऑफ कॉइल। मैं कॉइल की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सिलेबस में केवल कॉइल के लिए पढ़ने के लिए है, इस वजह से मैं कॉइल लिख रहा हूं। अदरवाइज मैंने बेसिक बात आपको बता दी, जितनी जगह में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उतनी जगह के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। अब वो वॉल्यूम किसी चीज का भी हो, हमसे मतलब नहीं, वो कमरा हो, सोलेनोइड हो, कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी भैया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर में स्केलर को जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा स्केलर आता है। यूनिट की बात कर लें, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जूल। वॉल्यूम का कितना हो गया? मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब क्या हो गया इसका? SI यूनिट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगली हेडिंग लिखते हैं। हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे कॉइल में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। कॉइल में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, derivation for the expression of magnetic potential energy density, derivation for the expression of magnetic potential energy density for a long solenoid, for a long solenoid। ठीक है, हम पहले ही आपको बताए दे रहे हैं, यहाँ भी रिजेम्बलेंस है, यहाँ भी रिजेम्बलेंस है, बहुत तगड़ा रिजेम्बलेंस है। क्या रिजेम्बलेंस है? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो आई थी वो आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो आने वाली है 1/2 वही रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ 1/μ0 हो जाता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहां समझ गए? वहां में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है। यानी अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो इसको मैं साइड में सरकाता हूं, ठीक है, और डेरिवेशन पे आता हूं। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को डिराइव करना है फॉर्मूला, तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात हो रही है? सोलेनोइड की। सोलेनोइड भी कॉइल है भैया। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल डेंसिटी फॉर्मूला यू का अभी भी निकाला था 1/2 Li² निकाला था। स्टडी करंट I है, I0 है, कुछ भी मान लो चलेगा तुम्हारा। कुल मिला के यहाँ पे अगर Li² लेगा तो स्टडी करंट क्या हो गई? I हो गई। सिंबल के मोहताज मत बनो, फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें एग्जैक्ट पता। अगर U बराबर ½ Li² लगा है तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को जिसने लिखा है वो ये मान के चल रहा है कि I हमारी क्या है? स्टडी करंट। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ होता है। म्यू बी इज इक्वल टू हाफ, अलग हो गया, देखो हाफ तो दिखने लगा आते हैं। एल क्या है? मुन्ना, याद आया? आई अपनी जगह पे है और ये ए एल ऑलरेडी अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत? हो गया। म्यू बी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन अपॉन एल का होल स्क्वायर। मैं एक काम और करता हूं, म्यू नॉट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे फायदा क्या होगा?
नीचे वाला म्यू नॉट 2 के साथ चिपका देते हो, ऊपर वाला म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया और ये हो गया आई का स्क्वायर। समझे? सब कुछ ओके है। म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट स्क्वायर हो गया, आई हो गया, एन हो गया, एल हो गया, सबका जुगाड़ हो गया। ठीक है, अगर एन अपॉन एल को देखा जाए, पहले लिख दिया, स्मॉल एन होता है, म्यू बी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट एन अपॉन एल की जगह स्मॉल एन हो जाएगा, और ये आई हो गया, उसका क्या लिखा है, पूरा स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है। म्यू नॉट एन आई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, किसके लिए, हो गया खत्म। 1/2 म्यू नॉट इंटू इति सिद्धम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट हो गया है, हेडिंग डाल दीजिए आप म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा कि मैंने जब आपको टाइप बताए थे इंडक्शन के, कि इंडक्शन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन। उसी वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेल्फ का मतलब होता है अपने आप में, और म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में। म्यूचुअल इंडक्शन जब होगा तो यहाँ पे दो कॉइल्स होंगी। म्यूचुअल इंडक्शन में यहाँ पे दो कॉइल्स होती हैं, अगल बगल रखी होती हैं, इस तरीके से रखी होती हैं कि एक से अगर फ्लक्स बने, सपोज जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं ताकि इसमें वेरिएबल करंट फ्लो हो। ठीक है, और इसके जस्ट पड़ोस में एज क्लोज एज पॉसिबल। क्यों एज क्लोज एज पॉसिबल? क्योंकि कॉइल अगर बिल्कुल क्लोज नहीं होंगी तो हमारा मेन एजेंडा क्या है भाई, इंडक्शन होना चाहिए। इंडक्शन तभी होगा जब एक से बनने वाली फील्ड दूसरे के लिए एज अ फ्लक्स का काम करे। भाई जब पहला फील्ड बनाएगा, जब पहला, समझिएगा बात को, इसमें करंट फ्लो हुई सपोज, ये जब फील्ड बनाएगा तो इससे फील्ड लाइंस बनेंगी, और ये फील्ड लाइंस जो होंगी, ठीक है, वो जब पड़ोसी कॉइल से टकराएंगी, इन्हीं को तुम लोग क्या कहोगे, लिंक्ड फ्लक्स। याद है कि भूल गए? फ्लक्स, राइट। तो जब हमारी करंट वेरिएबल होगी तो यहां पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरिएबल होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी तो यहां पे जो फील्ड लाइंस बन रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये भी क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। और ये वेरिएबल फील्ड लाइंस जब इस कॉइल से टकराएंगी तो क्या बनेगा, वेरिएबल लिंक्ड फ्लक्स। और जब फ्लक्स किसी कॉइल से, किसी कॉइल का लिंक्ड फ्लक्स अगर वेरिएबल हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या फ्लो करने लगती है, एक इंड्यूस करंट, अगर सर्किट कंप्लीट है तो। बात समझ में आ गई? तो ये है पीसी, यानी कि प्राइमरी करंट, सॉरी प्राइमरी कॉइल, और ये है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जो फ्लक्स लिंक होगा यहां पे उसको हम phi2 कहेंगे। पहले सेल्फ इंडक्शन में हमने phi ही लिखा था, केवल phi2 phi1 कुछ नहीं लिखा था। यहां पे phi2 लिखने से क्लियर हो रहा है कि फ्लक्स ये कौन सा है, जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हुआ है। प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स होना भी नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में, यानी करंट यहाँ फ्लो कराई जाती है, इंडक्शन पड़ोसी कॉइल में होता है, यानी मामला आपस में चल रहा है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर कई प्रकार का होता है, आईएससी वाले जानते होंगे, आईसीएससी वाले।
स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, वोल्टेज घटाने के लिए, अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं जिनको किसी भी तरीके से इस प्रकार रखा जाता है ताकि एक से बनने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो दूसरे में टकरा सके, ताकि वो दूसरे के लिए किसका काम कर सके, एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स का काम कर सके। तो जब हम पहली कॉइल में करंट को चेंज कराते हैं तो करंट चेंज होने से फील्ड चेंज होती है, फील्ड चेंज होने से जो फील्ड लाइंस बन रही उनकी संख्या चेंज होती है, और जब ये फील्ड लाइंस का नंबर यहाँ पे चेंज होगा तो हम कहेंगे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फील्ड लाइन जब किसी दूसरी कॉइल से टकराती है तो उन्हें फ्लक्स कहा जाने लगता है। ठीक है, तो ये जो जब लाइंस यहीं से चेंज होंगी तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, और जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन हेडिंग डाल दी होगी आप लोगों ने, लिखिए द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ the phenomena of production of induced EMF in one coil, the phenomena of production of induced EMF in one coil, the phenomena of production of induced EMF in one coil, the phenomena of production of induced EMF in one coil due to a change, due to the change of current in the neighboring coil, due to the change in current in the neighboring coil, due to the change in current in the neighboring coil, due to the change in current in the neighboring coil, comma, is called mutual induction, comma, is called mutual induction। ठीक है, डायग्राम नोट कर लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सफिक्सेस मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसमें हम कहें तो हम इसमें N1 कहेंगे। 1 प्राइमरी कॉइल के लिए यूज किया जाएगा और 2 सेकेंडरी कॉइल के लिए। अगर इसमें हम कहें नंबर ऑफ टर्न्स तो वो N2 होगा। बहुत मैटर करता है 1 और 2, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस आया था L, कैपिटल L, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस में आएगा M, कैपिटल M। उसको कहते थे सेल्फ इंडक्टेंस, इसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, उसका दूसरा नाम था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका दूसरा नाम हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसका भी यूनिट हेनरी, इसका भी यूनिट हेनरी। आई बात समझ में? उसका भी फॉर्मूला मुन्ना, इसका फॉर्मूला भी मुन्ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, n सेम हो जाता है तो n स्क्वायर हो जाता है, इसमें n1 n2 हो जाएगा। है बात समझ में? जब डिराइव होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग हेडिंग लिखेंगे डेरिवेशन फॉर, सेम पैटर्न पे चलेगा, जैसे सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ठीक है, मतलब पहले हमने सेल्फ इंडक्शन समझाया था, फिर हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव कराया था, याद होगा आपको। वही चीज यहाँ करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन म्यूचुअल इंडक्शन। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ induced EMF in mutual induction। लिखिए इसके अंदर let at any instant comma primary coil current is I1, capital I1। let at any instant comma primary coil current is I1 and total linked flux, total linked magnetic flux, total linked
magnetic flux with the secondary coil is phi 2. Total linked magnetic flux with secondary coil is phi 2, यानी पहली कॉइल में करंट कितना I1 और दूसरी कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना phi 2. ठीक है, कॉमा देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, सब वैसा ही है. जिसको सेल्फ इंडक्शन अच्छे से आता है उसको म्यूचुअल इंडक्शन कोई दिक्कत नहीं होगी. बस उसको इतना ध्यान दे देना है कि क्या क्या प्राइमरी कॉइल का लिखना है, क्या सेकेंडरी कॉइल. बस आप याद करिए, हमने सेल्फ इंडक्शन में भी यही लिखवाया था, 5 प्रोपोर्शनल I. ठीक है, जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया था इक्वल लगा के Li कर दिया था. ठीक है, इस बार Mi कर देना है. फाई किसका ले लेना है, सेकेंडरी का. करंट किसका है, प्राइमरी का. अपने लिखवाया आपको, यानी फॉर्मूले में बस इतना चेंज आया, पैटर्न सेम है. फाई इज इक्वल टू Li और फाई 2 इक्वल टू Mi1. आई बात समझ में. ठीक है, सबको पता है कि अगर आपको फ्लक्स से ईएमएफ निकालना है तो क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, न्यूमेन्स लॉ. पूरी क्लास में एक बच्चा बोल रहा है केवल. ठीक, फ्लक्स से ईएमएफ निकालने के लिए न्यूमेन्स लॉ लगाया जाता है. हम बहुत अच्छे से जानते हैं E बराबर न्यूमेन्स लॉ माइनस का डी फाई अपॉन डी टी. ऑब्वियसली ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में आएगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आएगा, फ्लक्स भी हम सेकेंडरी कॉइल का ही लेंगे. तो जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पहली बात तो ये फॉर्मूला जैसा है इसको याद कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला है. जैसे फाई बराबर Li एक फॉर्मूला है, फाई 2 इक्वल टू Mi1 भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, अब यहां से फाई 2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे. ये कौन सा लॉ है, न्यूमेन्स लॉ. तो E2 बराबर माइनस का d बाई डी टी ऑफ Mi1. m कांस्टेंट है. ठीक है, ओके. और तो सारी बातें फिर से लिख दें, चलो लिख ही देते हैं, याद हो अगर आपको. इसी पैटर्न से पढ़ाया था हमने वहां भी. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है, ठीक है, वो बाकी सारी चीजों पे इंडिपेंडेंट होता है. चलो सब चीजें लिख देते हैं. m का मतलब है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूनिट भी लिखवाया था इसका, मैंने, याद होगा आपको. यूनिट क्या लिखवाया था, हेनरी. ठीक, कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट, बाकी सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है. यानी ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई 2 एंड I1. डिपेंड काय पे करता है, डिपेंड्स ऑन. सुनिए, ये भी डिपेंड्स ऑन. इसमें एक दो चीजें पढ़ेंगी. नंबर 1, सारी चीजें सेम है. नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है दोनों कॉइल के. मटेरियल पे डिपेंड करता है ना. तो एक एक करके मैं लिख देता हूं. नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल्स. क्योंकि अभी जब डिराइव कराएंगे तब आपको दिखाई देगा, मैंने भी बोला भी था शायद कि मुन्ना वाले फॉर्मूले में यहाँ पे N1 N2 दोनों आता है. ठीक है, नंबर 2, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें भी डिपेंड कर रहा था. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, तीसरा, मटेरियल इन द कोर ऑफ कॉइल्स. चौथा, ठीक है, जो यहां पे एक चीज है जो बढ़ गई है वो ये है रिलेटिव सेपरेशन एंड रिलेटिव ओरिएंटेशन. मैंने भी आपको शुरुआत में ही बताया कि दोनों कॉइल का बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं ले सकते.
ज्यादा ले लोगे तो कॉइल से जो एक से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे दूसरे को टच ही नहीं कर पाएंगे, काम है खत्म हो गया वहीं से। ठीक है, तो कितना दूर रखा गया है इस पे भी डिपेंड करता है, और कैसे रखा गया है इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉइल ऐसे रखी हो, जैसे मैंने बनाया था फिगर, एक ऐसे रखी है, ऐसे रखी है अगल बगल, कोई ऐसे भी रख सकता है, कोई ऐसे भी रख सकता है, और कोई एक के ऊपर एक वाइंड भी कर सकता है। आई बात सामने? ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम 2 पॉइंट में तोड़ देते हैं, रिलेटिव सेपरेशन पे, रिलेटिव सेपरेशन, relative separation between coils, relative orientation, relative orientation of coils, इतनी बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ छूट गया, लेंथ ऑफ प्राइमरी कॉइल, मतलब जितना आपने सिलेबस में है हम उतना लेके चल रहे हैं। मतलब हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाने वाला जहां तक हमारा रेंज है, रेंज मतलब अपने सिलेबस का जो रेंज है उसमें हम लोगों को पढ़ना है 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स का, यानी एक के ऊपर एक सोलेनोइड लपेटी जाएगी। ठीक है, तो 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाता है तो इन 6 बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने मतलब मैक्सिमम खींच के लिख दिया है। ठीक है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी उन सभी बातों पे तो करता ही करता है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। 2 बातें इसमें और बढ़ गई, रिलेटिव सेपरेशन और रिलेटिव ओरिएंटेशन। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अपने मुद्दे पे ही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल या इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने थ्योरी में लिखवाया कि मान लेते हैं किसी पल प्राइमरी कॉइल में करंट I1 है और फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ∅2 है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा m को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका SI यूनिट हेनरी होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट, बाकी सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो ∅2 है और ये I1 है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड काहे पे करेगा, इन 6 चीजों पे डिपेंड करेगा, डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें न्यूमेंस लॉ हमने लगाया ताकि हम ईएमएफ निकाल सके। ईएमएफ किस में निकलेगा, सेकेंडरी कॉइल में निकलेगा, क्योंकि इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में ही हो रहा था, इसलिए हमें ∅2 ही लिखना पड़ेगा। ∅2 की वैल्यू रखी तो ये हो गया, क्योंकि m इन 6 बातों पे डिपेंड करता है और अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि m हम बदल रहे हैं, इस वजह से m कांस्टेंट मानते हुए हम बाहर निकाल देंगे, तो di1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नोट कर लीजिए, इसके साथ वाला फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि अगर टाइम इंस्टेंट दिया जाएगा तो ये, और अगर टाइम इंटरवल दिया जाएगा तो डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। अब तो याद हो गया होगा ये बात, टाइम इंटरवल है तो ये, और टाइम इंस्टेंट मतलब इन 2 सेकेंड्स का आ जाएगा तो ये निकालेंगे, एट 2 सेकेंड का आ जाएगा तो ये लगाएंगे। तो दोनों ही फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका di1 अपॉन dt या डेल्टा I1 अपॉन dt, जो भी कहीं इसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों से एक बात साफ साफ क्लियर हो रही है कि जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यानी मोटी मोटी भाषा में कहा जाए जितना ज्यादा करंट जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा किसमें, प्राइमरी कॉइल में। करंट किसमें चेंज कराते हैं हम लोग, प्राइमरी कॉइल में। तो जितना ज्यादा करंट जितना जल्दी जल्दी, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें
hence from above we can say that hence from above we can say that hence from above we can say that more is the rate of change of current in the primary coil, more is the rate of change of current in the primary coil, more is the rate of change of current in the primary coil, then more will be the EMF induced in the secondary coil, then more will be the EMF induced in the secondary coil, more will be the EMF induced in the secondary coil. ठीक है.